गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हमारी 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है, ये 3rd और लास्ट क्लास है, इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल पूरा हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने पढ़ा मेन तो होता क्या है ना। तो सीधी सी बात है, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को कंट्रोल करना क्या कहलाता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना, उसको कंट्रोल करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब उसके अंदर हमने प्रीडेटर, पैरासाइट वगैरह सब पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर वो है माइक्रोबियल कंट्रोल, है ना। अब माइक्रोबियल कंट्रोल क्या होता है, माइक्रोबियल कंट्रोल। तो माइक्रोबियल कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है हमें पता होना चाहिए। तो माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत सूक्ष्म जीव होता है। कहने का मतलब क्या है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, अब वो चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, प्रोटोजोआ है, निमेटोड है, उनसे क्या है, उनको यूज़ करना बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी दूसरे कीट को, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम जब इनका यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाता है, माइक्रोबियल कंट्रोल, है ना। तो इसके अंदर क्या है, ये सारे क्या है, डिजीज़ जो है फैलाने वाली चीज़ें होती है ना। जैसे ऑर्गेनिज्म, ये क्या, अगर बात करें बैक्टीरिया की तो ये डिजीज़ फैलाएगा, वायरस डिजीज़ फैलाता है, फंजाई डिजीज़ फैलाता है। इनसे हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करके इंसेक्ट के अंदर डिजीज़ पैदा कर देते हैं, उसके अंदर क्या है, रोग फैला देते हैं ताकि वो उसकी डेथ हो जाए उस रोग की वजह से, उस रोग कारक की वजह से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, माइक्रोबियल कंट्रोल। चलिए देखते हैं। तो माइक्रोबियल कंट्रोल रेफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है उनको एक्सप्लॉइट करके हमें क्या करना है, एक्सप्लॉइट या क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस यानी कम करना है द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, बिलो द डैमेजिंग लेवल्स, यानी कि जिस लेवल पे हमें डैमेज हो रहा है उससे नीचे लेके आना। किससे, ये जो माइक्रोबियल जितने भी माइक्रोब है, सूक्ष्म जीव है, उनको यूज़ करके जो क्या है, डिजीज़ फैलाते हैं, जितने भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको यूज़ करना किसके लिए, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट बिलो जो है डैमेजिंग लेवल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक साइंटिस्ट थे स्टेन हंस, इन्होंने 1949 में सबसे पहले टर्म दी थी माइक्रोबियल कंट्रोल, ठीक है। व्हेन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर एम्प्लॉयड बाय मैन, यानी कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट ऑन प्लांट, यानी कि प्लांट के ऊपर पेस्ट को, प्लांट पर लगने वाले पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो माइक्रोब्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था, उस संबंध में क्या है, स्टेन हंस ने 1949 में एक टर्म दी थी माइक्रोबियल कंट्रोल। अब एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन से माइक्रोबियल जो है माइक्रोब्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में नॉर्मल सबने सुना होगा। तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं किसके लिए, रोग फैलाने के लिए, किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। तो देखिए, मोर देन 100 पैथोजेनिक बैक्टीरिया वर रिकॉर्डेड विच बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, यानी कि 100 से ज़्यादा जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को खोजा गया है, जिसमें से बैसिलस थ्यूरिजेंसिस आपने नाम सुना होगा, बीटी कॉटन नाम सुना होगा, है ना। तो ये बीटी जो है, ये क्या बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस इज इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया था, इज आइसोलेटेड फ्रॉम फ्लोरमोथ, इसका साइंटिफिक नेम है एफेस्टिया क्विनेलाई। तो ये क्या है, इसको यूज़ किया था बर्लिनर ने, यानी कि बर्लिनर ने सबसे पहले बीटी को खोजा था, या बात करें इसके ऊपर रिसर्च की थी। तो इसके बाद इसको क्या यूज़ किया गया, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है अगर हम बात करें तो माइक्रोबियल कंट्रोल के रूम में, बैक्टीरिया एज ए बैक्टीरिया, ठीक है। बीटी नॉन एज बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड, इसको क्या, बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड, क्योंकि इससे इंसेक्ट बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया इंसेक्टिसाइड बनाए जाते हैं, सॉरी। बैक्टीरिया क्या होता है, इसके जो बीटी के जो स्पोर्स होते हैं, यानी कि इसके जो स्पोर होंगे उनको यूज़ किया जाता है, उनसे क्या बनाया जाता है, एक पेस्टिसाइड बनाया जाता है, जिसको हम जब स्प्रे करते हैं, प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, और उसके बाद जो पेस्ट जहाँ लगने वाला है, या फिर बात करें जिसके खिलाफ हम यूज़ कर रहे हैं, वो जब उस प्लांट मटेरियल को फीड करते हैं तो ये क्या है, उसकी मुख की सहायता से क्या है, उसके इंटेस्टाइन में, या बात करें स्टमक में चला जाता है, जहाँ पे क्या है वहाँ जाके वो स्पोरुलेट होता है, उसके स्पोर्स बनते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर क्या डिजीज़ पैदा कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बीटी इज नॉन एज बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड इज नाउ बीन यूज बाय फार्मर मोस्टली, किसानों के द्वारा आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ये
लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट होती हैं उनकी लार्वा के खिलाफ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा की अगर बात करें, है ना, तो जो बटरफ्लाई, मोथ वगैरह ये सारे किस में आते हैं, लेपिडोप्टेरा में। लेकिन इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, जो कैटरपिलर जो होती है, या बात करें सुंडी स्टेज जो होती है, वो बहुत नुकसान पहुँचाती है। आपने देखा होगा कॉटन के अंदर बॉलवर्म्स लगती हैं बहुत सारे, है ना, जो क्या है कॉटन की बॉल होती है उसके अंदर छेद कर देती है, उनको ख़राब कर देती है ना, तो उनके खिलाफ इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। इट कैन इन्फेक्ट मोर देन 150 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि ये जो बीटी है इसमें क्वालिटी की है कि ये क्या है 150 से अधिक स्पीसीज के इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर ये डिजीज पैदा करती है। द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया बाय इंजेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि इसको जब खाया जाता है, इसको इंजेस्ट किया जाता है, तब ये क्या है उस बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है इंसेक्ट के। ठीक है, विच इन्फेक्ट द मिडगट एपिथेलिया सेल्स। अब यहाँ से क्या है, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया की एंट्री कहाँ से होती है या किस प्रकार का जो माइक्रोब्स है, तो ये क्या है जो इंजेक्शन टाइप का होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है जो इंजेक्शन की सहायता से, यानी कि जो इंजेस्ट होके, यानी कि फूड की सहायता से या वाटर की सहायता से किसी चैनल के थ्रू क्या है उसके मुंह के द्वारा इंसेक्ट की उसके जो है से बॉडी के अंदर इंटर होता है। ठीक है, ये हो गया। और एक होते हैं पेनिट्रेटिंग, एक तो इंजेस्टिंग हो गए, एक होते हैं पेनिट्रेटिंग। अब ये पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, पेनिट्रेटिंग उनको बोलते हैं जो भेदन, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है भेदन। तो जो क्या है इंसेक्ट की बॉडी जो होती है, बॉडी की बाहरी सतह से, है ना, आउटर सरफेस जो होती है वहाँ से क्या है ये शरीर के अंदर इंटर होते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, इंसेक्ट की जो है जिस पेस्ट के खिलाफ हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाहर बॉडी पे चिपक जाएंगे और फिर बाद में वो बॉडी की जो क्यूटिकल होती है वहाँ से उसके अंदर एंटर करेंगे, ना कि माउथ की सहायता से। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, एक तो जो इंजेक्ट होते हैं और एक जो पेनिट्रेटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का है, ये इंजेक्ट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, किसी फूड चैनल के थ्रू इंटर होता है उसके अंदर। ठीक है, ये फिर ये क्या करेगा, मिडगट जो एपिथेलियम सेल्स होती है उनको इन्फेक्ट करेगा एंड इंटर दी हिमोलिम्फ, यानी इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, हिमोलिम्फ। तो हिमोलिम्फ टू स्पोरुलेट, यानी कि फिर ये क्या है हिमोलिम्फ के अंदर इंटर करता है स्पोरुलेट करने के लिए। क्या होता है, ये क्या है एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ना, तो ये क्या करता है स्पोर्स बनाता है। हिमोलिम्फ के अंदर इंटर हो गया, उसके बाद बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा और क्या है कॉज सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया किसको बोलते हैं, ब्लड पॉइजनिंग को। सेप्टिसीमिया किसको बोलते हैं, ब्लड पॉइजनिंग को। ब्लड पॉइजनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जब ये इंटर होता है हिमोलिम्फ के अंदर तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आने लगती है ब्लड के अंदर और वो क्या हो जाता है उसके अंदर पॉइजनिंग आ जाती है। फिर धीरे धीरे क्या है इंसेक्ट जो है वो मरने लगता है। प्लस क्या है, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स होंगे इंसेक्ट के वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी ब्लड की सहायता से, तो धीरे धीरे वो क्या है कमज़ोर हो जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो ये सेप्टिसीमिया का भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये है बैक्टीरिया कैसे जो है इन्फेक्ट करता है ना। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की कि बैक्टीरिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। तो एक तो हाईली पैथोजेनिक टू लेपिडोप्टेरस लार्वा, यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के मोस्ट जो लार्वीज हैं उनके खिलाफ इसको ये हाईली पैथोजेनिक होती है, रोग फैलाता है उनमें। नॉन टॉक्सिक टू मैन, यानी कि मनुष्य के लिए कोई नुकसान नहीं है इसका। ठीक है, नॉन फाइटोटॉक्सिक, यानी कि जिस प्लांट के ऊपर हम उसको स्प्रे कर रहे हैं इसके स्पोर्स को, उसको भी ये कोई नुकसान नहीं कर सकता है ना। यानी कि ये क्या इन्वायरमेंटली भी सेफ होता है, प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। सेफर टू बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, यानी कि जो लाभदायक कीट है उनको भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कंपेटिबल विद नंबर ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि इसके द्वारा बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स बनाए जा सकते हैं इजीली, इसके स्पोर्स को यूज करके हम इंसेक्टिसाइड्स बना सकते हैं। फिर है सो फार नो रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड इन इंसेक्ट, यानी कि बहुत लंबे समय तक भी क्या है इसके द्वारा इंसेक्ट्स जो है वो अपने अंदर रेजिस्टेंट पावर डेवलप नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी केमिकल का बार बार स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर एक ही केमिकल का, तो उससे क्या होता है कि वो इंसेक्ट एक निश्चित समय बाद में उसके प्रति रेजिस्टेंट पावर डेवलप कर लेता है, यानी प्रतिरोधन क्षमता। उसके बाद क्या है जब हम उसको स्प्रे करेंगे तो उसका प्रभाव उतना नहीं रहता जितना फर्स्ट टाइम से होता है ना।
तो इसके अंदर वो दिक्कत नहीं आती है। फिर है सिनर्जिस्टिक इन कॉम्बिनेशन विद सर्टेन इंसेक्टिसाइड लाइक कार्बेरिल, यानी कि कार्बेरिल के जैसे और भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनके साथ इसका सिनर्जेटिक प्रभाव होता है। अब सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है कि जब हम किन्हीं, सिनर्जेटिक का मतलब होता है आपस में सहयोग, यानी कि जब दो चीज़ों को हम मिला के डालते हैं तो उनका प्रभाव जो है अलग अलग तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर उनको कंबाइन करके डालते हैं तो उनका प्रभाव 2 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसा ही इसमें होता है, इसका भी सिनर्जेटिक प्रभाव होता है बहुत सारे इंसेक्टिसाइड के साथ, जैसे कार्बेरिल के साथ। अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन, ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस में क्या है मिलता है मार्केट में। और ट्रेड नेम किस किस ट्रेड नेम से मिलता है, थायरोसाइड, डेल्फिन, बायोबिट, हाल्ट, डिपेल एक्सेट्रा, ये सारे क्या है इसके ट्रेड नेम्स है। तो एग्जाम में कई बार सीधा आपको जो है फिर इन दी ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है, या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उनके अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है बीटी का ट्रेड नेम है या कौन सा नहीं है, ये दे देते हैं। तो ये सारे क्या इसके ट्रेड नेम है। फॉर्मुलेशन इज सो स्टैंडर्डाइज, बहुत स्टैंडर्डाइज होती है, यानी कहने का मतलब बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा स्पोर्स होते हैं। जैसे बात करें तो 1 ग्राम इसकी जो कंसंट्रेशन होती है स्पोर्स की, उसके अंदर लगभग 100 मिलियन इसके स्पोर्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया है बैसिलस पोपिली, तो इसका ध्यान रखना भी है ना। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया जो है बैसिलस थ्यूरिजेंसी, इसका क्या चीज़ जो है वो काम आती है रियल में, तो इसके अंदर क्या है क्राई प्रोटीन होती है, जीन होते हैं क्राई फर्स्ट AC जो है ये जीन होता है, जो कि क्या है मोस्टली जो क्या काम करता है। अगर बात करें इसके अंदर इंसेक्ट को किल करने के लिए जो मेनली यूज होता है वो क्या होती है, प्रोटीन होती है क्राई प्रोटीन 1AC, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। फिर बात करेंगे नेक्स्ट बैक्टीरिया की, बैसिलस पोपिली है, ये डूम के नाम से क्या है मार्केट में मिलता है, यानी क्या इसका ट्रेड नेम है। फिर ये क्या करता है, मिल्क की डिजीज फैलाता है किसके अंदर, जापानीज बीटल के अंदर, पोपिला जेपोनिका। अब ये होता क्या है, मिल्क की डिजीज क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जो इसका ब्लड है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये ब्लड का जो कलर है वो वाइटिश होने लगता है, प्लस क्या है इसके जो नेचुरल ओपनिंग्स जो है ना बॉडी में, वहाँ से क्या है फ्लड निकलने लगता है, यानी कि फ्लूइड बाहर आने लगता है, ठीक है, नेचुरल ओपनिंग से। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इंसेक्ट के क्या है बॉडी से क्या है बहुत सारा लिक्विड बाहर आने लगता है, प्लस में क्या होता है जो ब्लड इसका होता है वो क्या हो जाता है वाइटिश कलर का होने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मिल्की डिजीज। किसकी वजह से होता है पूछ लिया जाता है, तो ये होता है बैसिलस पोपली की वजह से, ठीक है। बाकी इसमें से तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने सिलेबस में आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना बैक्टीरिया होता क्या है, कैसे डैमेज करता है और कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचाती है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो माइक्रोब्स है वायरस का, ठीक है। तो वायरस में मेनली जो काम लिया जाता है वो है NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। NPV का मतलब क्या है, न्यूक्लियर हाइड्रोसिस वायरस, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है, बर्लिना वायरस भी बोलते हैं इसको। अबाउट 300 आइसोलेट्स यानी कि अबाउट 300 आइसोलेट्स ऑफ न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से है, केवल लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से क्या है NPV के लगभग 300 तक स्ट्रेन्स जो है वो निकाले गए हैं, ठीक है। अमंग दीज वायरस बेकुलोवायरस, यानी कि ये क्या फैमिली है एक वायरस की, बेकुलोवायरिडी फैमिली है, उसके जितने वायरस होते हैं उनको क्या बोल देते हैं बेकुलोवायरसेस। आर सक्सेसफुल इन IPM, यानी कि IPM में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हुए हैं वो क्या है बेकुलोवायरस है, इनका यूज़ किया जाता है। ये फैमिली है जिसके अंदर अलग अलग वायरस आते हैं। द NPV इज ऑब्जर्व टू अफेक्ट 200 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, यानी कि लगभग 200 स्पीसीज के खिलाफ इसको क्या है माना गया है सक्सेसफुल। अब जैसे एग्जांपल के लिए दिया गया है कोर्सायरा सिफिलोनिका जो राइस मील मोथ होता है, ठीक है, पेरिकेलिया रिसिनी जो अरहर के अंदर होता है, एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा, स्पोडोप्टेरा लिटुरा जो टोबैको कैटरपिलर होता है, हेलियोथिस आर्मीजेरा जो ग्राम पॉड बरर होता है। तो इसको मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है हेलियोथिस आर्मीजेरा, इसको हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा भी बोल देते हैं।
होता क्या है, देखिए एनपीवी का बनता कैसे है, अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल देख लीजिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल कोर्स में भी है एनपीवी की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी मार्केट, वैसे अगर बहुत ज़्यादा बड़ी लेबोरेटरीज हो वहाँ पे क्या है वायरस तैयार किया जाता है, लेकिन इसके क्या है जो प्योर कंसंट्रेशन है वो मार्केट में मिल जाती है। हम क्या करते हैं, फील्ड से लार्वा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लार्वा को कलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये कैटरपिलर है, इसको हमने कलेक्ट किया, लार्वा से बहुत सारे ऐसे जो है कैटरपिलर कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद हम इनको क्या करते हैं 2 डेज तक, यानी कि 2 दिनों तक हम इनको क्या करते हैं स्टार्विंग का मतलब क्या है, भूखा रखते हैं, ठीक है। इनको फीड नहीं देते हैं कुछ भी 2 दिन तक। फिर क्या करते हैं, ये जो एनपीवी का सॉल्यूशन है, ठीक है, इससे ट्रीट करके लीव्स को, ठीक है, मेनली कैस्टर की लीव्स यूज की जाती है, तो इस लीव्स को क्या है हम जो है ट्रीट करते हैं इस एनपीवी के सॉल्यूशन से। तो क्या होगा, वायरस जो है वो इस लीफ के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इस लीफ को 2 दिनों तक इनको भूखा रखने के बाद इस लीफ को हम इसे फीड करवाते हैं, इसको फीड करवाएंगे तो क्या होगा, ये वायरस इसके बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इंटर हो गया। अब इंटर होने के बाद क्या है, धीरे धीरे ये फैलता रहता है, इसके स्पोर्स बनते रहते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, एक हल्की जो है पिंकिश वाइट कलर की यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, जो लोअर साइड होती है इसकी, वहाँ पे पिंकिश वाइट कलर की लेयर बन जाती है। वो लेयर किस चीज़ की होती है, ये वायरस के पॉलीहेड्रा होते हैं, ठीक है। पॉलीहेड्रा होते हैं वायरस के, जो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे इसकी जो है बॉडी रप्चर होने लग जाती है, थोड़ी सी, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाती है। थोड़ा सा भी हम अगर टच करते हैं तो ये क्या है आसानी से जो है टूटने लगती है बॉडी। तो ये है इसका एक जो बेस्ट एग्जाम्पल, या फिर बात करें क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो है ट्री टॉप डिजीज, वो इससे रिलेटेड है, ट्री टॉप डिजीज। अब होता क्या है ट्री टॉप डिजीज, कि हम जैसे ही इस वायरस को हमने जो कैटरपिलर है इसको फीड करवाया, फीड करवाने के बाद हम इसको रिलीज कर देते हैं फील्ड के अंदर, वापस से जहाँ से लेके आए इसको वहाँ पे रिलीज कर देंगे। अब क्या होगा कि ये क्या है, जो मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका घोल बनाते हैं। घोल बनाने का मतलब क्या है, जैसे ही इसको रखेंगे, इसको फीड करवाया तो 2 से 4 दिन बाद क्या है ये डेथ होने लग जाता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट फील्ड में नहीं छोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, ये थोड़े दिनों बाद में डेथ हो जाती है इसकी, यानी डेड लार्वा जो हो जाता है, फिर इनको एक साथ इकट्ठा करके क्रश करके, यानी कि इनसे क्या है हम इनका घोल बना लेते हैं, ठीक है, वाटर के साथ इनका घोल बना लेते हैं। अब उस घोल को स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। स्प्रे किया फील्ड के अंदर, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, हमने स्प्रे किया इस प्लांट के ऊपर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ और भी तो मौजूद होंगे कैटरपिलर, हमने सारे थोड़ी पकड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है जो कैटरपिलर्स रहेंगे वो इस स्प्रे वाले पार्ट्स को जब खाएंगे, है ना, मान लीजिए कोई लीफ है, अगर इसको वो फीड करेगा तो वायरस इसकी बॉडी के अंदर आ गया। अब क्या है इसकी खासियत क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली जो शाखा होगी, मान लीजिए यहाँ पे ये लीफ होगी, ठीक है, तो ऊपर वाली जो ब्रांच होगी वहाँ पे जाके क्या है ये ऐसे उल्टा लटक जाता है, जो इसका लार्वा होता है वो उल्टा लटक जाता है, यानी कि अपसाइड डाउन। कैसी रहती है इसकी पोजीशन, अपसाइड डाउन, ऊपर, यानी कि जो ट्री होता है या फिर बात करें जो प्लांट होता है उसके ऊपर जाके उसकी ऊपर वाली साइड जो है उल्टा लटक के मर जाता है। तो हम जब फील्ड का विजिट करते हैं, अगर हमें ऐसे सिम्टम दिखाई दे कि लार्वा ऐसे उल्टा लटक कर मरे हुए हैं, तो इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, वो वायरस के द्वारा ग्रसित हुए हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्री टॉप डिजीज बोलते हैं। बस इतना सा है, ध्यान रखना है इसको। फिर हेलियोथिस आर्मीजेरा के खिलाफ मोनली यूज होता है, जो क्या है कॉटन का भी इंपॉर्टेंट पेस्ट है, प्लस ग्राम का भी इंपॉर्टेंट पेस्ट है सॉरी। फिर अब इंजेक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी क्या है इंजेस्टिंग, ध्यान रखना। पेनिट्रेटिंग जो है वो सिर्फ 2 ही है, ठीक है। अगर बात करें पेनिट्रेटिंग की बात करें तो पेनिट्रेटिंग आपके सिलेबस में अगर बात करें तो 2 चीज है, एक तो है निमेटोड, ठीक है, और एक फंगस। यानी कि फंगस और निमेटोड जो है 2 चीजें ऐसी है जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है, यानी कि थ्रो क्यूटिकल जो होती है बॉडी की वहां से इंटर होती है। बाकी सारे क्या होते हैं, इंजेक्टिंग होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिंग,
ठीक है, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स होते हैं बाकी सारे। फिर है द वायरस इन्फेक्टेड डेड लार्वी हैंगिंग अपसाइड डाउन, यानी ऊपर जाके नीचे की तरफ मुंह करके लटक जाते हैं फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्री टॉप डिजीज, ये मैंने आपको बता दिया। द क्यूटिकल बिकम फ्रेजाइल हो जाती है, रप्चरिंग टूटने लगती है, इजीली व्हेन टच, हम जब उसको टच करते हैं तो आसानी से टूटने लग जाती है। डिस्चार्ज लिक्विफाइड बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि बॉडी से क्या है, लिक्विड्स जो है वो बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। एनपीवी मल्टीप्लाइज इन इंसेक्ट बॉडी वॉल, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है उसके अंदर, या फिर उसके ट्रेकिया जो श्वसन छिद्र होते हैं वहाँ पे, या फैट बॉडीज जो होती है वहाँ पे, एंड ब्लड सेल्स, इन सभी में से किसी भी जगह पे ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। द पॉलीहेड्रा आर सीन इन न्यूक्लियाई, यानी कि जो न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियस जो होते हैं वहाँ पे इसकी पॉलीहेड्रा को देखा जा सकता है वायरस के। द पॉलीहेड्रल बॉडीज इनलार्ज इन साइज, ठीक है, साइज में बढ़ती है, डिस्ट्रॉइंग दी होस्ट न्यूक्लियाई, और होस्ट की जो न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियस होती है, उसको क्या है, डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको खत्म करने लग जाती है। गेट रिलीज्ड इनटू द इंसेक्ट बॉडी कैविटी, और इंसेक्ट की बॉडी कैविटी के अंदर रिलीज हो जाती है। ये है कि वायरस कैसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट फंजाई, ठीक है, फंजाई की बात करेंगे। द फंगल डिजीज अकरेंस इन इंसेक्ट इज कॉमनली कॉल्ड एज माइकोसिस, यानी फंगस के द्वारा जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं, माइकोसिस। मोस्ट ऑफ द एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, यानी एंटोमोपैथोजेनिक का मतलब क्या है, एंटोमो का मतलब तो पता है सबको, पैथोजेनिक यानी कि इंसेक्ट के अंदर माइक्रोब्स के द्वारा जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक। और अगर फंजाई नुकसान पहुंचा रही तो फंजाई होगी। एंटोमोपैथोजेनिक वायरस का मतलब वो वायरस जो इंसेक्ट के अंदर डिजीज फैलाता है। तो एंटोमोपैथिक फंजाई इन्फेक्ट द होस्ट थ्रू द क्यूटिकल। अब मैंने आपको बताया कि फंजाई जो होगी प्लस निमेटोड जो होगा, है ना, दो चीजें ऐसी है जो क्यूटिकल के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर होती है। तो द प्रोसेस ऑफ पैथोजेनिक बिगेन्स विद, अब ये क्या है, प्रोसेस कैसे कैसे स्टार्ट होती है फंगस की वो बताया गया है। एडिशन ऑफ फंगल इन्फेक्टिव यूनिट्स और कोनिडियम टू द इंसेक्ट एपिक्यूटिकल, क्या होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। सबसे पहले क्या होगा, जो फंगस के स्पोर्स है या फंगस जो है उसके कोनिडिया, ये क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है फंगस की नुकसान पहुंचाने वाली, तो ये क्या इंसेक्ट की एपिक्यूटिकल के साथ जुड़ जाती है। उसके बाद जर्मिनेशन होता है उसका, ठीक है, ऑफ इन्फेक्टिव यूनिट या कोनिडियम का, ठीक है, क्यूटिकल के ऊपर ही। फिर क्या होगा, वो पेनिट्रेट करेगी क्यूटिकल को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा उसका हीमोलिम्फ के अंदर, ब्लड के अंदर। फिर डेथ ऑफ द होस्ट, होस्ट जो है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। किसकी वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये इनके न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्व करता रहता है, तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू टूटने लगते हैं। एंड रिलीजिंग टॉक्सिन, और इसके द्वारा क्या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फंगस के द्वारा, जिससे क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। फिर माइसीलियल ग्रोथ विद इन्वेजन ऑफ ऑल होस्ट ऑर्गन, अब जितने भी ऑर्गन्स हैं होस्ट के उन सब के अंदर क्या है, जो फंजाई के माइसीलियम्स जो होते हैं उनकी ग्रो हो जाती है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्टिव कोनिडिया ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द इंसेक्ट, यानी कि बाद में क्या होगा, धीरे धीरे इंसेक्ट के बाहर भी क्या है, इसके कोनिडिया जो है वो पूरा कवर हो जाते हैं। और मान लीजिए ये इंसेक्ट है कोई, तो इसकी पूरी जो बॉडी है वो कवर हो जाती है फंगस के स्पोर से। जब ये पूरी तरह डेड हो जाता है तो हमें पूरी बॉडी जो है वो कवर हो जाती है फंगस स्पोर से। मोस्ट ऑफ द एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई इन्फेक्ट देयर होस्ट बाय पेनिट्रेटिंग ऑफ द क्यूटिकल, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, पेनिट्रेट करके क्या इंटर करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग क्यूटिकल डाइजेशन एंजाइम। अब ये क्या करते हैं, क्यूटिकल के ऊपर चिपकेंगे, फिर कुछ एंजाइम का सीक्रेट करते हैं जिससे जो क्यूटिकल होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, और उसके बाद ये इंटर कर जाते हैं। अब वो एंजाइम कौन कौन से, प्रोटीएज, लिपेज या फिर काइटिनेज एंजाइम होते हैं, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, क्यूटिकल के अंदर इंटर हो जाते हैं। द टिपिकल सिम्टम ऑफ फंगल इन्फेक्शन, यानी कि फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो वो है ममीफाइड बॉडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट की बॉडी क्या सूखी हुई बॉडी नजर आती है। एंड डज नॉट डिसइंटीग्रेट इन वाटर, वाटर के साथ क्या इंटीग्रेट नहीं होती। एंड बॉडी कवर्ड विद फिलामेंटस माइसीलियम, और इसके जो माइसीलियम होते हैं उससे बॉडी पूरी कवर रहती है, जैसे मैंने अभी ये बताया आपको। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल कमर्शियल प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एंटोमोपैथिक फंजाई एज
माइको इंसेक्टिसाइड्स आर, यानी कि स्पेशल जो है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अगर बात करें हम जो है फंगस के लिए, तो वो क्या क्या है। एक तो द फंगल आइसोलेट सेलेक्ट फॉर मास प्रोडक्शन और कॉमर्शलाइजेशन इट शुड पोजेस रैपिड ग्रोथ, यानी कि जिस हम यूज़ कर रहे हैं, जिस फंजाई को हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसकी ग्रोथ जो है रैपिड, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। हाई पैथोजेनिसिटी, यानी कि रोग फैलाने की उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। टू टारगेट पेस्ट, जिस पेस्ट के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। एंड स्पोरुलेट प्रोफ्यूजली, और स्पोरुलेट यानी कि स्पोर्स जो है वो लगातार बनते रहने चाहिए। फिर है ए सिंपल मीडियम विद चीप एंड इजीली अवेलेबल कंपोनेंट शुड बी डेवलप्ड, यानी कि मीडियम जो है ना, वो क्या इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और ये क्या है उसके कंपोनेंट जो है उसके साथ भी क्या है जल्दी जल्दी है क्या डेवलप हो जाना चाहिए, उसके ऊपर विकसित हो जाना चाहिए। द प्रोडक्शन प्रोसीजर शुड बी इजी, इसको प्रोडक्शन करना इसका इजी होना चाहिए, क्योंकि फंगस को हम क्या करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ट्राइकोडर्मा है ना, जो मेनली यूज होती है फंगस एज ए एंटेमोपैथोजेनिक फंजाई की बात करें तो ट्राइकोडर्मा जो है फंगस, इसको मोस्टली यूज होती है, तो ये बहुत इजीली ग्रो होती है और इसको आसानी से हम बना सकते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए कि प्रोडक्शन जो है इसका वो बहुत इजी होना चाहिए। एंड ऑल्सो कीप दी प्रोडक्शन कॉस्ट लो, और इसके ऊपर जब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इनको प्रोडक्शन करने की वो बहुत कम आनी चाहिए। फॉर्मुलेशन विद लॉन्ग सेल्फ लाइफ, इनकी जो लाइफ है सेल्फ लाइफ, यानी एक बार बनाने के बाद काफ़ी समय तक ये है, कम से कम 12 से 18 मंथ तक तो बने रहने चाहिए, यानी कि तब तक जो स्पोर्स है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। वो भी कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि खास इनको ऐसा नहीं है कि आपको इन्वायरमेंट बहुत चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फेक्टिविटी, यानी कि एंड वाइबिलिटी, इनकी जो जीवन क्षमता है या फिर बात करें इनको इन्फेक्ट करने की जो लेवल है, स्तर है, वो कम नहीं होना चाहिए, 12 से 18 मंथ तक कम से कम। ये क्या है क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए वायरस के अंदर, ठीक है। मोर देन 5000 स्पीसीज ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई आर रिकॉर्डेड, जिनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, एक तो एंटोमोफ्थोरा, एक मेटाराइजियम, एक बिवेरिया, न्यूमोरा एंड वर्टिसिलियम। इनमें से मेटाराइजियम और बिवेरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है बेकुलोवायरिडी फैमिली से है, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे। मेटाराइजियम जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मस्कार्डियन फंगस, ठीक है। और ब्यूवेरिया जो होता है इसको बोलते हैं वाइट मस्कार्डियन फंगस। कई बार ये एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि ग्रीन मस्कार्डियन फंगस का नाम क्या है, तो वो मेटाराइजियम एनाइसोप्ली, और ब्यूवेरिया जो होती है वो क्या होती है, वाइट मस्कार्डियन फंगस। एंटोमोप्थोरा ग्रेली ऑन ग्रास होपर्स, ये क्या है ग्रास होपर्स के ऊपर नुकसान पहुंचाती है। एस्परजिलस फ्लेवस जो है ये किसके ऊपर, जो एपिलेक्ना बीटल होती है, स्पाइकेरिया स्पीसीज, इसके ऊपर जो है इसके अंदर डिजीज फैलाती है। ऑन कास्टर वाइट फ्लाई। मेटाराइजियम एनाइसोप्ली, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन मस्कार्डियन फंगस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेटाराइजियम एनाइसोप्ली ग्रीन मस्कार्डियन फंगस जो है ये ऑर्थोप्टेरा के अंदर डिजीज फैलाते हैं। वाइट मस्कार्डियन जो होती है, यानी कि जो ब्यूवेरिया बेसियाना है, ये जो है लेप्टी जो नोटर्सा है इसके ऊपर क्या करता है, ये इसके अंदर डिजीज फैलाता है ये फंगस जो है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्रीन मस्कार्डियन फंगस और वाइट मस्कार्डियन फंगस, इनका ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत बार। तो ये कौन सी फैमिली से है, ये बेकुलोवायरिडी से है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, बेकुलोवायरिडी फैमिली, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ का जो रोल है ये थोड़ा सा, इसको एक तो प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, प्लस क्या है ये सीधा इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ किसी दूसरे जो है माइक्रोब्स की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको बहुत ज़्यादा जो है यूज़ नहीं लिया जाता। देयर मास प्रोडक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, इनका मास प्रोडक्शन करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। दे इन्फेक्ट इंसेक्ट ऑर्डर लाइक लेपिडोप्टेरा, ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर या कोलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा, डिप्टेरा, इन सभी ऑर्डर्स को क्या है नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, फेरिनोसिस्टिस ट्राइबोली एंड ट्राइबोलियम कैस्टेनम, मेलपिगिया लोकस्टी ऑन ग्रास होपर्स। ये सारी जो स्पीसीज है ये क्या करती है, ग्रास होपर्स के ऊपर जो है डिजीज़ फैलाती है।
और एक होता है नोसेमा बॉम्बिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोसेमा बॉम्बिसिस ये क्या है, ये पेब्राइन डिजीज फैलाता है किसके अंदर, सिल्क वर्म के अंदर। लेकिन हमें पता है ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सिल्क वर्म जो है, सिल्क वर्म क्या है, एक बेनिफिशियल पेस्ट है। तो अगर इसके ऊपर कोई प्रोटोजोआ अगर डिजीज पहुंचा रहा है तो वो क्या है, नुकसानदायी है। तो ये क्या है, एक डिजीज फैलाता है सिल्क वर्म के अंदर। फिर बात करेंगे एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स की, ठीक है। एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स कौन कौन से हैं, तो निमेटोड जो है वो भी क्या करेंगे, पेनिट्रेटिंग नेचर के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया फंगस और निमेटोड दोनों ही। तो निमेटोड की लगभग 1000 स्पीसीज ऐसी है जो अटैक करती है इंसेक्ट के ऊपर। इसमें से मेनली जो है रेबडीटिडी एक फैमिली है, इनको, इसके ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल देते हैं, रेबडीटिड्स। तो रेबडीटिडी जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा यूज होती है एज ईपीएनस, यानी कि एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स आर फाउंड टू हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द बैक्टीरिया। इसका खास बात क्या होती है कि ये बैक्टीरिया के साथ क्या है, सिम्बायोटिक उसमें रहती है, सिम्बायोसिस के साथ। यानी सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, इनकी आवश्यकता होती है और दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। अब होता क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जिस बैक्टीरिया के साथ रहता है ना, वो बैक्टीरिया इस निमेटोड के अंदर रहता है। ये निमेटोड बॉडी को, इंसेक्ट की बॉडी जो होती है उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। उसके बाद ये क्या है, जो वायरस, जो बैक्टीरिया इसके अंदर होता है उसको इंजेक्ट करता है और वो पूरा बैक्टीरिया जो है जिस होस्ट के अंदर एंटर होता है उसको इन्फेक्ट करके किल कर देता है। और बाद में क्या होता है, ये जो है निमेटोड जो है उस कैडेवर जो बचता है, यानी कि मरा हुआ जो खोल बचता है इंसेक्ट का, उसके अंदर ये अपनी ग्रोथ करता रहता है। तो यानी कि सिम्बायोसिस में रहते हैं, है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। फॉर्मिंग ए डिजीज कॉम्प्लेक्स, एक डिजीज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। द बेस्ट नोन डिजीज कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट थे, डटकी एंड हफ, जिन्होंने 1955 में क्या है, कैटरपिलर्स के अंदर जो कोडलिंग मोथ है, कोडलिंग मोथ का जो कैटरपिलर है उसके अंदर एक डिजीज को खोजा था, ठीक है, साइडिक पोमोनेला, ये इसका साइंटिफिक नेम है कोडलिंग मोथ का। द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज DD136, DD 136, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला था, DD 136 थ्रू द नेमेटोड इटसेल्फ, और इसको नेमेटोड का नाम भी दे दिया गया, इज ऑफन कॉल्ड सो, यानी कि नेमेटोड की भी DD 136 ही बोल देते हैं। द नेमेटोड इन्वॉल्व वाज, इसके अंदर जो नेमेटोड इन्वॉल्व था वो कौन सा था, नियोप्लैंक्टना कार्पोकैप्सी, ठीक है, नियोप्लैंक्टना कार्पोकैप्सी, ऑल्सो नोन एज डटकी नेमेटोड भी बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। एंड बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सा होता है, एक्रोमोबैक्टर नेफेन जो है निमेटोफिलिस, एक्रोमोबैक्टर निमेटोफिलिस, यानी ये दोनों है, एक तो नियोप्लैंक्टना कार्पोकैप्सी, ये हो गया निमेटोड, अब इसके साथ बैक्टीरिया हो गया एक्रोमोबैक्टर निमेटोफिलिस, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं। द निमेटोड सर्व एज वेक्टर, वेक्टर के रूप में काम करता है, यानी कि वाहक के रूप में काम करता है निमेटोड। फॉर दी बैक्टीरियम, यानी कि ये चैनल का काम करता है, बैक्टीरिया को इंसेक्ट की बॉडी के अंदर कौन लेके जाता है, निमेटोड। विच प्रोड्यूस दी सेप्टिसीमिया, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, सेप्टिसीमिया यानी कि ब्लड पॉइजनिंग करता है उसके अंदर। स्पोरुलेशन इन ब्लड, ब्लड के अंदर स्पोरुलेशन करेगा, स्पोर्स बनाएगा, जिससे क्या है, मिल्की डिजीज हो जाएगा इन द इंसेक्ट बॉडी। द बैक्टीरिया आज रिटेन्ड इन निमेटोड इंटेस्टाइन, अब बैक्टीरिया जो है वो निमेटोड की इंटेस्टाइन आंत के अंदर बने रहते हैं, ठीक है, एज द लेटर डज नॉट फीड ड्यूरिंग फ्री लिविंग, और जब निमेटोड फ्री लिविंग होता है तब ये फीड नहीं करते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो हर वक्त क्या है, जो निमेटोड होता है उसकी बॉडी के अंदर रहता है। जैसे ही निमेटोड किसी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वहाँ जाने के बाद ये निमेटोड इनको जो है उस इंसेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर देगा और उसमें ये ब्लड पॉइजनिंग कर देंगे, तो ये मिलकर डिजीज फैलाते हैं, ध्यान रखना। फिर है इन इंडिया एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स वर ट्राइड अगेंस्ट राइस एंड शुगर केन के जो बोरर है इनके खिलाफ मोस्टली यूज किया गया है। अब कुछ नाम दिए गए हैं जो ईपीएन्स का मतलब क्या है, एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स। एक तो स्टर्नेमा स्पीसीज है, एक है हेटेरोरैबिटिडी स्पीसीज फ्रॉम द फैमिली हेटेरोरैबिटिडी एंड स्टर्नेमिटिडी। तो स्टर्नेमिटिडी से तो ये है,
ठीक है, स्टर्नेमा स्पीसीज, और हेट्रोरैप्टिडी स्पीसीज जो है हेट्रोरैप्टिडी से है, ठीक है। ये क्या है, म्यूचुअलिस्टिक, ठीक है, म्यूचुअल जो है आपस में क्या है, मिल के एक साथ रहता है, कहने का मतलब क्या, म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, एसोसिएशन विद बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, फोटोरैप्टस एंड जीनोरैप्टस स्पीसीज जो है ये इनके साथ म्यूचुअल में रहते हैं, म्यूचुअलिज्म में। इससे क्या होता है, यानी कि ये इन बैक्टीरिया के साथ मिलके और डिजीज फैलाने का काम करते हैं। फिर है एपियंस आर ऑब्लिगेटरी रिक्वायर्ड लिविंग होस्ट। अब ये बताया गया है नेमेटोड के लिए क्या क्या आवश्यकता है, वो कैसे डिजीज फैलाता है। तो ये क्या, ऑब्लिगेटरी रिक्वायरिंग लिविंग होस्ट, यानी कि एक नेमेटोड को लिविंग होस्ट तो चाहिए उसको सर्वाइव करने के लिए। द ओनली स्टेज दैट सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट, नेमेटोड की सारी स्टेज जो है वो क्या है, इंसेक्ट के अंदर ही होती है, लेकिन जो इसकी नॉन फीडिंग जो स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है, थर्ड इन्फेक्टिव जुवेनाइल आईजे जिसको बोल देते हैं, ये क्या है, आउटसाइड सर्वाइव करती है, बॉडी के बाहर, ठीक है। The infective juvenile carry cells of their bacterial symbiote in their intestinal tract, यानी कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनकी आंत के अंदर सिम्बायोट्स के रहते हैं, सिम्बायोट्स के रूप में, ठीक है। आफ्टर लोकेटिंग सुटेबल होस्ट, जब इनको सुटेबल होस्ट मिल जाता है नेमेटोड को, ये क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं इसके अंदर हीमोसील के, ठीक है, यानी कि उसका ब्लड जो होता है थ्रो नेचुरल ओपनिंग माउथ वगैरह से, ठीक है, थ्रो दी थिन क्यूटिकल, यानी कि जो नेचुरल ओपनिंग्स होती है क्यूटिकल्स के ऊपर जो स्पोर्स भरे होते हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया नेमेटोड क्या है, ये पेनिट्रेटिंग ऑर्गन है, तो ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, क्यूटिकल को भेद कर उसके अंदर इंटर होता है, तो क्यूटिकल्स के जो स्पोर्स होते हैं वहाँ से ही इंटर हो जाता है। फिर वंस द नेमेटोड इंटर्स, जब एक बार नेमेटोड इंटर हो जाता है हीमोसील के अंदर, ठीक है, अब ये क्या करता है, रिलीज द बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को रिलीज कर देता है जो इसके साथ सिम्बायोट में रहता है, ठीक है, इनटू द ब्लड वेयर दे मल्टीप्लाई, जहाँ पे वो ग्रो होते रहते हैं। अब बैक्टीरिया जो है ये क्या है, प्रोपेगेट एंड प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट रैपिडली किल द होस्ट, यानी कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या है, उस होस्ट को किल कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट दी कैडेवर, अब जो कैडेवर किसको बोलते हैं, जो डेड बॉडी बच जाती है, इंसेक्ट मर गया उसके बाद डेड बॉडी जो बच गई, मान लीजिए ये जो है इंसेक्ट मरने के बाद ये कोई कैडेवर है, तो अब ये कैडेवर किसको बोलते हैं, जो मृत बॉडी होती है। अब ये क्या करता है, इसको किल करने के बाद ये जो कैडेवर होता है इसको भी सेफ रखता है, ताकि इसके ऊपर कोई दूसरा जो है वो अटैक ना कर पाए, और जिस नेमेटोड की वजह से इसने इसको किल किया है वो ही इसको फीड करे। तो क्या है, प्रोटेक्ट द कैडेवर फ्रॉम कोलोनाइजेशन बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसको नुकसान ना पहुंचा सके, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। द नेमेटोड स्टार्ट डेवलपिंग, अब जो नेमेटोड होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं इनसाइड द कैडेवर, ये जो कैडेवर है इसके अंदर डेवलप होते रहते हैं। फीडिंग ऑन बैक्टीरिया एंड होस्ट टिश्यू मेटाबॉलाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, अब यानी कि ये बैक्टीरिया के जो होस्ट टिश्यू होते हैं उनको फीड करता रहता है, एंड क्या है, ग्रो होता रहता है, और 1 से 3 जनरेशन जो है इसकी वो इस कैडेवर के अंदर ही पूरी होती है। न्यू कॉलोनी ऑफ आईजी इमर्ज फ्रॉम इंसेक्ट कैडेवर, अब इससे क्या है, नई जो है जुवेनाइल स्टेज निकल के आती है, एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर लिविंग होस्ट, जो नया लिविंग होस्ट है उसकी सर्च में दोबारा से लग जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेज की, तो फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट इज अचीव्ड इन वाइड एरिया, सही बात है, यानी कि अगर हम किसी भी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को यूज़ करते हैं तो एक बहुत बड़े स्तर पे क्या है उसको कंट्रोल करता है। जैसे अगर बात करें हम प्रीडेटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो फ्री लिविंग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके एक लंबे समय तक जो लंबा एरिया होता है वहाँ तक अपने आप उसको कंट्रोल कर देते हैं। अगर बात करें जो केमिकल्स होते हैं तो उनको तो हम जहाँ तक स्प्रे करेंगे वो वहाँ तक ही काम करते हैं। फिर है द पेस्ट इज हंटेड आउट एंड दस कंप्लीट कंट्रोल ओवर ए लार्ज एरिया इज पॉसिबल, यानी कि पेस्ट जो होते हैं जिसके खिलाफ हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट को, वो उसको हंटेड आउट का मतलब क्या है, उसको किल कर देते हैं पूरा, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट कंट्रोल, अब क्या है, जो केमिकल से क्या होता है, हम कई बार स्प्रे करते हैं, अगर थोड़ा स्थान बच गया तो वो वापस से ग्रो होने लग जाते हैं, लेकिन इससे क्या है, कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर ए लार्ज एरिया। फिर थर्ड है
बायोलॉजिकल एजेंट सर्वाइव एज लॉन्ग एज द पेस्ट इज प्रिवलेंट, यानी कि जब तक पेस्ट जीवित है, यानी कि ये जो होस्ट पेस्ट होता है, ठीक है, जिस होस्ट के खिलाफ हम यूज़ कर रहे हैं, जिस पेस्ट के खिलाफ, जब तक वो जीवित है ये बायोलॉजिकल एजेंट भी क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता रहता है, ठीक है। इज प्रिवलेंट एंड हेंस कंट्रोल इज इफेक्टिव ओवर लॉन्गर पीरियड, इसी यही कारण है कि जो कंट्रोल है वो लंबे समय तक इफेक्टिव रहता है, चलता रहता है। फिर नेक्स्ट है थ्रो द इनिशियल कॉस्ट इज मोर, शुरुआती इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इट विल बी चीपर इन लॉन्ग रन सिंस आफ्टर few years of field release when it got established there may not any necessity to propagate it further। साधारण भाषा में बताऊँ तो मैं यही है कि एक बार इसकी इनिशियल कॉस्ट तो लगती है जब हम बायोलॉजिकल एजेंट लेके आएंगे उसको छोड़ेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है इसका कुछ नहीं, ये अपने आप ग्रो होते रहते हैं और लंबे समय तक क्या है जितने भी पेस्ट हैं उनको ये लगातार कंट्रोल करते रहते हैं। उसके ऊपर हमें बार बार जो है इसको फील्ड के अंदर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपेटिबल विद अदर मेथड, यानी कि अदर जो मेथड्स होते हैं आईपीएम के उनके साथ भी आसानी से क्या है इसको यूज किया जा सकता है। फिर है डिसएडवांटेज, तो इसमें से फर्स्ट है इट इज़ स्लो प्रोसेस, ये क्या है एक धीमा प्रोसेस है, तो इसको यूज़ करते हैं जब हमारे फील्ड के अंदर पेस्ट बहुत कम हो या हमें लंबे समय तक कंट्रोल करना हो। कहने का मतलब अगर फील्ड के अंदर जो हमारे पेस्ट इतनी संख्या में हो गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है ये मेथड, क्योंकि इसका ये एक स्लो प्रोसेस है। तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं केमिकल्स का डायरेक्ट स्प्रे करते हैं तो वो डायरेक्ट किल कर देते हैं उनको। तो एक तो ये है कि स्लो प्रोसेस है। फिर है नेचुरल एनिमी कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर पेस्ट क्रॉप और एरिया, ये बात भी सही है कि यानी अगर हम चाह रहे हैं कि हम जो एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ इस एरिया तक लिमिट रहे तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये तो जीव है, ये कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं। फिर है प्रेजेंस अल्टरनेट होस्ट डिले दी बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जो अल्टरनेट होस्ट जो विद्यमान है वहाँ पे फील्ड के अंदर वो क्या करता है इसको डिले कर देता है, ठीक है। फिर है इफ हाइपर पैरासाइट्स आर देयर द इफेक्ट ऑफ पैरासाइट इज एडवर्सली अफेक्टेड, यानी कि अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा हाइपर पैरासाइट मौजूद है तो वो क्या करता है इस पैरासाइट को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इसको जो है दबा देता है। कहने का मतलब क्या होता है हाइपर पैरासाइट क्या होता है, कल मैंने आपको बताया कि जब एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर अटैक करने लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। अगर फील्ड के अंदर पहले से कोई हाइपर पैरासाइट है तो वो क्या करेगा इस पैरासाइट के ऊपर एडवर्स यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डालता है इसको, ठीक है। फिर है एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड सप्लाई बायोजेंट, यानी कि ये जो है बहुत खर्चीला काम होता है। अगर हम चाहें कि हम लैब के अंदर इसको डेवलप करें और सप्लाई करें तो ये क्या है एक महंगा मेथड है। तो ये सारे क्या है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ओके थैंक यू। जो आज की अपनी क्लास है वो ख़त्म होती है। अब जो बायोलॉजिकल आईपीएम के अंदर जो टूल है बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास है हम उसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।